यस, ठीक है। अंडर कैपिटल बजटिंग वी हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल। यस, मनी, प्रॉपर्टी ब्रॉट इन बिजनेस। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मनी, प्रॉपर्टी, असेट्स, मनी और गुड्स, जैसा हम लोग 11th स्टैंडर्ड में रीड आउट किया था। गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस, असेट्स ब्रॉट इन द बिजनेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। तो हम लोग जनरल एंट्री टास्क क्या करते थे? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, देन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है कि नहीं? यस, कैश, गुड्स, असेट्स। ठीक है, ठीक है, ब्रॉट इन द बिजनेस। तो बेसिकली जो यहाँ पे वर्ड है, ये तीनों चीज, कैश, गुड्स, असेट्स, अब इसमें कुछ भी हो सकता है जो बिजनेस में लेके आना है। ओके, और दूसरा क्या हो गया? बजट। व्हाट इज बजट? बजट किसको बोलते हैं? यस, या फटाफट डिस्क्राइब करो, व्हाट इज बजट? बजट किसको बोलते हैं? यस, एनीवन? बार बार वर्ड रिपीट करना पड़ रहा है। यस, एनीवन? या अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। प्लान, ओके, वेरी गुड। इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लान। ओके, थोड़ा हम इसमें और ऐड ऑन करते हैं। फाइनेंशियल प्लान इन टर्म्स ऑफ रुपीज और, ठीक है, क्वांटिटी। फाइनेंशियल प्लान इन टर्म्स ऑफ रुपीज और क्वांटिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ओके, फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड is known as budget। ठीक है, बरोबर। फाइनेंशियल प्लान इन टर्म्स ऑफ रुपीज और क्वांटिटी, और बोथ भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और बोथ फाइनेंशियल प्लान इन टर्म्स ऑफ रुपीज और क्वांटिटी, और बोथ फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज बजट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? हम फाइनेंशियल प्लान जो करेंगे रुपीज में करेंगे या क्वांटिटी में करेंगे। रुपीज में मतलब जैसे क्या, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। क्वांटिटी मतलब एक मशीनरी लेके आना, 10 मशीनरी लेके आना है। ठीक है, 1000 यूनिट्स गुड्स लेके आना है, 10,000 यूनिट्स गुड्स लेके आना है बिजनेस में, इतना कैश इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, क्वांटिटी और रुपीज, और बोथ फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। क्या है स्पेसिफाइड पीरियड? हम बोलेंगे क्या ऐसा, जैसा 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ऐसा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बजट। अब कैपिटल बजटिंग जो हो गया, ठीक है, कैपिटल बजटिंग मतलब क्या है कि आप जो असेट्स है, अमाउंट है, मनी है, वो फिक्स असेट्स में फ्रीज करना। ठीक है, किसमें फ्रीज करना? फिक्स असेट्स में फ्रीज करना। मनी जो पैसा है उसको क्या करना है? फिक्स असेट्स में फ्रीज करना है। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूं इसका जो नोट्स है, आई थिंक अभी विजिबल है सबको। हाँ, कैपिटल बजटिंग। द कैपिटल बजटिंग इज डिसीजन मेकिंग process for making investment decision in capital expenditure। making investment decision in capital expenditure मतलब आप जो भी असेट्स है, मशीनरी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, जो भी आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन द फिक्स असेट्स। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है? जब उसका हमें बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगते हैं। ओके,
दूसरा टर्म्स हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं क्या, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग ऑफ कैपिटल इन फिक्स असेट्स। कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ कैपिटल इन फिक्स असेट्स। तो आप ध्यान में रखो, ये चीजें आपको कैपिटल बजटिंग में आगे मिलने वाली है ऐड ऑन करके। क्या फिक्स एसेट्स में पैसा क्या करना है, फ्रीज करना है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई मशीनरी ले रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी हमने बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट आता है, एग्जांपल अगर हमने लिया था मोनो रेल हो गया, मेट्रो रेल हो गया, ठीक है, अगर कोई रोड हो गया 4 लेन हो गया, 6 लेन हो गया। अभी जैसे क्या 6 लेन या 8 लेन जो रोड बन रहा है नागपुर टू मुंबई, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का लगने वाला, आई थिंक 1 लाख करोड़ के ऊपर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें अलग अलग कंपनी को इतने किलोमीटर के रेंज में क्या करना है का मिनिस्ट्री जो है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उसको अलोकेट करेगी, यहाँ कौन बिडिंग करेगा, कौन ऐसा प्रोजेक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन या में यू जो होता है वो होने के बाद फिर साइन करते हैं। तो मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब कोई प्रोजेक्ट जो बनाएगा, ठीक है, मुंबई टू नागपुर जो इतना किलोमीटर्स का है, जो रोड्स है 8 लेन्स, तो 1 मंथ या 1 डे में तो बनने वाला नहीं है। अप्रॉक्स एक इतना टारगेट होता है 2 to 3 years और 5 years का। तो ये अगर इतना टाइम्स लगेगा तो इतना पैसा भी लगने वाला, मशीनरी लगेगा, मैन पावर, मटेरियल, ये सारी चीजें रहेंगे, सबको अकुमुलेट करके जो हमें डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल बजटिंग। किसी का कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो उसके लिए वो हो गया, ठीक है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, डाबर लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, गोदरेज हो गया, ये सारे जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। अब उसमें अलग अलग वेराइटी के जो प्रोडक्ट आते हैं आपको मिलते हैं, उसके देखो साइज हो गया, प्राइस हो गया, सबके अलग अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होता है। तो मशीनरी में वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सबको अगर बाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेकिन ये जो उसके पहले हम लोग देख, कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड डिसीजन होगा, ये एक्विजिशन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, एक्सपांशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ असेट्स। आप ऐड ऑन कर सकते हो क्या, एक्विजिशन, ठीक है, एक्वायर करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, और उसमें ऐड ऑन करना है, ठीक है, मॉडर्नाइज असेट्स में वहां मॉडर्नाइज असेट्स से मशीनरी लेके परचेज करना है, उसके थ्रू प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीजें इसमें आप देखो। कैपिटल बजटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिटेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि अगर आप सपोज प्रोजेक्ट में, कोई किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, कौन से आपका अगर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो कौन से एरिया का आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, कौन से जो प्रोडक्ट है आप मार्केट में लॉन्च करोगे जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिसका कॉस्ट कम हो। ओके, तो प्रॉफिटेबल, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मशीनरी लोगे। जैसे आप मोबाइल ही लेते हो, मोबाइल क्या सबका मोबाइल का प्राइस क्या 5,000 ही रहता है या 10,000 ही है, मार्केट में जो मोबाइल अवेलेबल है, सारे मोबाइल का प्राइस 5,000 या 10,000 ही है। नो, ठीक है, क्योंकि अब मोबाइल का आप देख लो, 5,000 2,000, डब्बा फोन से स्टार्ट होता है स्मार्टफोन, और उसमें अलग अलग वेराइटी 2,000 5,000 10,000 25 30 45 50 1 लाख, ऐसे अलग अलग रेंज के क्या होते हैं मोबाइल्स अवेलेबल। सेम वैसे ही अगर जो भी गुड्स को बनाने के लिए मशीनरी अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी रेंज अलग अलग है कि एक 1 आवर्स में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगी, कितने साइज का प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कितना उसमें मैन पावर लगेगा,
मैनुअल या उसको ऑपरेट करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए, ये सारी चीजें। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंप्यूटर ही आप मार्केट में लेने जाते हो तो कंप्यूटर का भी देखोगे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, लैपटॉप लेने जाते हो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, तो जिसको जैसा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बाई करता है। तो बेसिक इसमें यही टर्म्स दिया, ऑब्जेक्टिव क्या, टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टू डिसाइड वेदर ए स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट इज टू बी सेलेक्टेड और नॉट। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, गवर्नमेंट बिडिंग करती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोड बनाने हैं, यहाँ से ब्रिज बनाना है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक डालने हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग बनानी है, ये ये नई चीजें अगर सपोज सीवेज का ये पाइपलाइन डालने हैं, वाटर पाइपलाइन डालने, ये सारी चीजें, बहुत सारी प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सबके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की, तो आपको डिसाइड करना है कि वेदर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड और नॉट, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, टू फाइंड आउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना फाइनेंस लगने वाला है, अगर हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, कब कब पैसा लगेगा, कितने टाइम तक पैसा लगने वाला है, और उसका रिटर्न कितना मिलेगा। फिर आता है टू असेस द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोर्सेस क्या होगा, पैसा जनरेट कैसे होगा, उसका कॉस्ट क्या आएगा। टू इवैल्यूएट द मेरिट्स ऑफ ईच प्रपोजल टू डिसाइड व्हिच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, मैंने बोला मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ठीक है, खाली सपोज इतने स्टेट्स हैं, हर स्टेट में कहीं ना कहीं पे रोड का काम हो गया, बिल्डिंग का काम हो गया, या पाइपलाइन का काम हो गया, हर जगह है, काम चालू ही है। ठीक है, तो आप कौन से प्रोजेक्ट में आप क्या करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। इवैल्यूएशन टू नो वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग एसेट्स विल बी वैल्यूएबल और नॉट, और दूसरा क्या है कि आप अगर पुरानी एसेट्स है उसको अगर रिप्लेस करने वाले हो तो वैल्यूएबल डिसीजन है कि नहीं है, कितना उसका कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, दोनों में कंपेयर करोगे। डिसीजन हमने जैसा स्टार्टिंग में देखा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये क्या प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो पहला प्रोसेस है आइडिया जनरेशन, आप आइडिया जनरेट करते हो कि कोई प्रोडक्ट हमें मार्केट में लॉन्च करना है, अब वो सोर्सेस कोई भी हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, इंप्लॉय हो सकता है, फंक्शनल डिवीजन और इवन आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। ओके, ये ओके, तो ये सारी चीजें हम इसमें पहला फर्स्ट क्या ऐड किया हमने, आइडिया जनरेशन, सोर्सेस लाइक मैनेजमेंट, इंप्लॉय और फंक्शनल डिवीजन। ठीक है, आइडिया आप जनरेट करो कि मार्केट में प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो तो इसका कितना प्रॉफिट होने वाला, सारी चीजें एनालिसिस होगा, नेक्स्ट में वही होता है एनालिसिस ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ठीक है, जैसे वैक्सीन ही आई है, बरोबर, अब वैक्सीन जो है प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी ने डेवलप किया उसको कितना प्रॉफिट होता है, तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होगी सोचेगी ठीक है अब हमें वैक्सीन अगर हम डेवलप करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट। आइडिया जनरेशन, एनालिसिस ऑफ द प्रपोजल, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला, कैश फ्लो, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यूरेशन, कितने टाइम तक चलने वाला है। पता चला आपने वैक्सीन बनाने के लिए सोचा, फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन बनाने के लिए सोचा और मार्केट में कितने लोगों की वैक्सीन बिक रही है, आपका जब तक क्या हो गया, ठीक है, वैक्सीन लॉन्च हुआ तब तक पता चला कि इसका ड्यूरेशन ही खत्म हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, उसमें वेस्ट हो जाएगा, रिकवर तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो है आइडियाज, ऐसे जो प्रपोजल है उसको एनालिसिस करना है, ठीक है, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी और ड्यूरेशन। उसके बाद आता है अवेलेबल रिसोर्सेस, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है,
हम प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, मैन पावर, मटेरियल, मैन पावर, मशीन, ठीक है, इनिशियल फंड, वर्किंग कैपिटल, ओवरऑल स्ट्रेटेजी, क्या क्या लगने वाली है, सारी चीजें आप अवेलेबल रिसोर्सेज में एनालिसिस करोगे। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, आप क्या करोगे फिर, फोर्थ स्टेप्स क्या होता है कि कंपैरिजन करोगे विथ एक्चुअल रिजल्ट। आपने एस्टिमेट कितना किया था, जैसे आपने ब्रिज बनाने का क्या किया, ओके, आपने ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपने ब्रिज बनाया, आपने एस्टिमेट किया कि 2000 करोड़ में ब्रिज बन जाएगा या 200 करोड़ में ब्रिज बन के रेडी हो जाएगा। अब उसका एक्चुअल कॉस्ट में कितना है आप फिर देखोगे। जब बन के रेडी हो गया तो उसको कंपैरिजन करना है। मशीन आपने एक्वायर कर लिया, ओल्ड मशीनरी चल रही है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, मार्केट में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नई मशीन आई, नया ठीक है, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेचेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल और, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट में और प्रीवियस वाले रिजल्ट में, स्टैंडर्ड रिजल्ट में, दोनों में कंपैरिजन कर। देन रिकॉग्नाइज्ड एरर्स, ठीक है, उसमें हमने क्या पाया और क्या खोया, दोनों चीजें इसमें आप रिकॉग्नाइज करोगे। रिकॉग्नाइज एरर मतलब क्या हमने पाया, क्या हमने खोया। नया प्रोजेक्ट लिया तो क्या मिला, ओके, नया मशीन हमने लिया तो क्या हमें मिला, ठीक है। ये सारी चीजें एनालिसिस की पार्ट, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। देन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट को आप क्लासिफाइड कैसे करोगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करोगे। तो क्या हो गया, न्यू प्रोजेक्ट या मार्केट एक्सपांशन, आपका एक लिमिटेड एरिया में आप क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो। एसएमई सेक्टर की जो गुड्स हो गए नॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेचते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मार्केट, आपको क्या करना, कैप्चर करना है, कहाँ तक कैप्चर करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, सारी चीजें आपको हाँ अडॉप्ट करनी है। मॉडर्नाइजेशन फॉर मेंटेनिंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, ओके। जैसे पुरानी दुकान होती है, टूटा फूटा हो जाता है, हमारा फर्नीचर टूट जाता है, काउंटर टूट जाता है, बरोबर है। सीलिंग से क्या होता है, कभी बारिश आने लगती है, या बारिश के सीजन में क्या होता है, हाँ, दुकान के अंदर पानी हो जाता है। ये सारी चीजें में लॉस, ठीक है, होता है, कस्टमर अफेक्ट हो जाते हैं, हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। तो अगर हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे, पानी से बचाएंगे, काउंटर सही करेंगे, अम्यूनिटीज, ठीक है, देंगे हम कस्टमर्स को, ये सारी चीजें, तो हमें क्या बेनिफिट होगा, मॉडर्नाइजेशन फॉर मेंटेनिंग बिजनेस, ओके। देन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट, अगर एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ हम क्या रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसा हमने बोला मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी आप ले लो, तो हर इंडिया में कहीं ना कहीं ब्रिज, रोड, ठीक है, रेलवेज, वाटर पाइपलाइन, हर कुछ न कुछ कहीं ना बन ही रहा है। तो आपको अगर प्रोजेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है या रिप्लेस करना है, प्रोजेक्ट ना छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट लेना, तो उसका कॉस्ट, ठीक है, क्या होगा, क्या प्रॉफिट आएगा। मैंडेटरी प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पे आपको क्या करना है, मैंडेटरी आपको सेलेक्ट ही करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीजें आपको देखना, इंश्योरेंस लेना ही है, लेना कंपलसरी है, गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है। पेंटिंग करने वाले, कंस्ट्रक्शन वाले जो वर्कर होते हैं, देखते हैं उनका सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि नहीं, यस और नो। कंस्ट्रक्शन वाले जो कंपनी में जो काम करते हैं, बिल्डिंग बांधते हैं, यस, तो उनका सेफ्टी देखते हैं, बरोबर है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। या तो फिर अगर सपोज कोई केमिकल कंपनी, ऑक्सीजन वाली देखो, सब वो किट पहन के रहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन भरते हैं, फिर उसके बाद क्या है, या फिर दूसरा कोई प्रोजेक्ट R&D वाला जो हो गया, अभी वैक्सीन जो बना रहे हैं, या तो फिर कोरोना का टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, देखो वो सारी चीजें सेफ्टी मेजर्स, इन्वायरमेंटल सेफ्टी भी होना चाहिए। अब कोई ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करो, उसका वेस्टेज जो है इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती। अभी जैसे सपोज एक
पटाखे की फैक्ट्री है, बरोबर, तो उसमें आपको इन्वायरमेंट का ध्यान में रखना, सेफ्टी भी है, ये सारी चीजें आपको। हाँ, केमिकल की कंपनी हो गई, पटाखे वाली कंपनी हो गई, सीमेंट की कंपनी हो गई, ये सारी चीजें आपको हर जगह आपको इन्वायरमेंट सेफ्टी का ध्यान में रखना है। अदर प्रोजेक्ट ऐसे ये सारी चीजें हैं। तो नॉर्मली रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, एक्विजिशन, आप उसमें क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को क्लासिफाइड कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइज करना, रिप्लेस करना है, और मैंडेटरी प्रोजेक्ट। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इवैल्यूएशन, आप ये सारे प्रोजेक्ट को अगर सपोज सेलेक्ट कर, तो किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन कैसे करोगे, प्रोजेक्ट को आप इवैल्यूएट कैसे करोगे, उसका टेक्निक क्या है, तो इसमें आपको टेक्निक बताया है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो यहाँ पे है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग, और दूसरा क्या है, टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ट्रेडिशनल और मॉडर्न हम बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग, और टाइम और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दो टेक्निक है। और दो टेक्निक में अभी यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। ट्रेडिशनल में पे बैक पीरियड बोलता है, और यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अभी पे बैक पीरियड क्या होता है, व्हाट इज पे बैक पीरियड, व्हाट इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम, ये ध्यान में रखो, ये वर्ड आपको चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या, लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड मतलब जो मैंने पे किया वो वापस कब आए, कैसे आएगा, कितना आएगा, कितने टाइम तक आएगा, पे बैक पीरियड। नाम से ही पता चल रहा है, यस और नो। पे बैक पीरियड, कितना टाइम लगेगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा रिटर्न आने को। द पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंप्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। कंप्यूट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बोलता है व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो आर इक्वल। अब एनुअल कैश फ्लो आर इक्वल मतलब क्या, जैसे अगर मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर मैंने सपोज सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने किया रुपीज 10 लाख, और हर साल एनुअल कैश इनफ्लो कितना मुझे मिल रहा है, 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन क्या आप समझ रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप हर साल 2 लाख रुपए अर्न करते हो। ये 2 लाख अर्न करने के लिए आपको कितना है, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये पैसा आपका 10 लाख कितने साल में रिकवर हो जाएगा, यस, ये आपका अमाउंट कितने साल में रिकवर हो जाएगा, 10 लाख, यस, 5 इयर्स। कैसे हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हर साल 2 है, तो अगर 10 डिवाइड बाई 2, 5 इयर्स में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, यस, 5 साल में हमारा पैसा क्या हो जाएगा, पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते क्या है, ये जो वर्ड यहाँ पे हमें मिला है क्या, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो आर इक्वल, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो आर इक्वल, जब हमारा कैश इनफ्लो, जो हमें कैश आएगा हर साल वो अगर इक्वल रहेगा, तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, तो हमें 5 इयर्स मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो आर अनइवन। अनइवन मतलब
अगर ये 2 लाख ना मिल करके अगर मुझे हर साल जैसा ईयर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर साल मुझे अलग अलग मिल रहे हैं, कितना 1,50,000 मिला, ये साल मुझे 2 लाख कमाई हो गया, ये साल 2,50,000 मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे 1,25,000 मिल गया, मान लो 75 मिल गया, और यहाँ पे मान लो इस साल ज्यादा बिजनेस हो गया 3.5 लाख में। ऐसे अनइवन, अगर अनइवन रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। कौन सा? नेट एनुअल कैश इनफ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, ये आपको चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन, ये वर्डिंग याद रखो। पे बैक पीरियड के लिए कुछ कौन सा भी प्रॉफिट हम यहाँ पे रख नहीं सकते। अगर डायरेक्ट कैश इनफ्लो दिया है तो ठीक है, क्वेश्चन में कुछ अलग अलग वर्डिंग दिया है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लाइफ ऑफ एसेट्स, डिप्रिसिएशन रेट, ठीक है, ये सारी चीजें दिया है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे आना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन, ये मिल जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे नेट एनुअल कैश इनफ्लो। ये हम कॉलम में लिखेंगे और क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ पे 1,50,000 फर्स्ट ईयर में कमा लिया, दूसरे साल में 2 लाख कमाया तो 2 लाख प्लस 150 कितना आता है? 3,50,000। अगले साल मैंने वापस 250 कमाया तो 350 250 मिलकर कितना हो जाता है? 6 लाख क्यूमुलेटिव। फिर मैंने कितना कमा लिया? 125 तो कितना आता है? 725 पहुंच गए। फिर बाद में 75 वापस मतलब 5th ईयर तक पहुंचे तो 8 लाख मेरा हो गया। अब जब 6 ईयर का टर्निंग आया तो यहाँ पे कितना मिला? 3,50,000। मतलब 6 ईयर में जो मैं 3.5 लाख कमाएगा 3,50,000, उसमें से मुझे 2 लाख ही चाहिए, तो मेरा ये 10 लाख क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट। ओके, मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। और फिर मेरा, सॉरी ये अलग अलग मैंने क्या किया, सबको टोटल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ऐसे आप देख रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? 11,50,000 मिल रहा है। आपको कितना रिकवर करना है? 10 लाख। आपका ये 10 लाख क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। मतलब कितना? 5 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर पूरे साल का 3.5 है, 2 लाख ले रहे हो तो मतलब 6 महीना या 7 मंथ्स, 5 ईयर्स 7 मंथ्स में आपका पैसा पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। यस और नो? यस, समझ रहे हो? यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? कंप्यूटेशन ऑफ, ये हो गया। फिर पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या? पे बैक पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रिकवर्ड अमाउंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। आपको ये सिंपल टर्म्स याद रखना। मैंने 8 लाख यहाँ तक का रिकवर कर लिया, ये वाले को, हाँ हमने जो एग्जांपल लिया। अब 2 लाख है तो 350, ठीक है। अब मुझे 8 लाख 10 लाख रिकवर करना है। कितना रिकवर करना है? 10 लाख। अब 10 लाख में से 8 लाख रिकवर हो गया तो मेरा कितना और बचेगा? तो 10 लाख माइनस क्या? 10 लाख माइनस 8 लाख, तो आपको कितना और रिकवर करना है? 2 लाख। किस में से रिकवर करना है? ये 350 में से। 350 पूरे साल का है। 350 क्या है? पूरे साल का, तो डिवाइड बाई 12, हर महीने का कितना? और मुझे 2 लाख रिकवर करना, तो कितने महीने में रिकवर हो जाएगा वो? तो आप ऐसे क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ऑन एन एवरेज दिया था कितना? 5 ईयर्स 7 मंथ अप्रॉक्स हमने कैलकुलेट किया। अभी इसको हम लोग चेक करेंगे। 3,50,000 डिवाइड बाई 12, देखो कितना आता है। ज्यादा अमाउंट हो गया लगता है एक, हाँ
ओके 29,166 हर महीने का। आपको 2 लाख रिकवर करना, तो कितने महीने लगेंगे? तो 2 लाख डिवाइडेड बाई दिस अमाउंट, कितने महीने लगेंगे? 6.85 मंथ। मैंने बोला अप्रॉक्स कितना लगने वाले हैं, क्योंकि 2 लाख है, 350 का हाफ कितना होता है? 175। ओके, और 25 और रिकवर करना, तो 1 महीना और लग जाएगा। क्लियर? समझा कि नहीं सबको? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको क्या है यहाँ पे इनिशियली बोला, ये जो वर्ड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ये इसका कैलकुलेशन का टेक्निक है। ये मेथड हम स्टेप से ही ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। जब क्या है, कैश अनइवन हो, कैश इनफ्लो अनइवन हो। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो आप क्या करोगे? अमाउंट लिखोगे, उसमें से डिप्रिसिएशन क्या करना है? माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। फिर उसमें से टैक्स माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। फिर उसमें डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं। क्यों डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं, बोलो? डिप्रिसिएशन कुछ आइडिया है? डिप्रिसिएशन ऐड क्यों कर देते हैं? नो आइडिया की आइडिया है? क्यों ऐड करते हैं डिप्रिसिएशन? नो आइडिया। डिप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश आइटम होता है। डिप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम है। जैसे आपने मशीनरी लेके आए, 2 लाख का मशीनरी लेके आए, और बोलते हैं इसका क्या है, 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना एवरी ईयर, तो 2 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख का 20% 40,000। यस, तो ये 40,000 एक्सपेंसेस आप किसी को पे करते हो क्या? आप तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देते हो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये एक्सपेंसेस आप किसी को पे करते हो क्या? हाँ या ना तो बोलो, पे करते हैं क्या? किसी को दे के जाते हो कि हाँ भाई ठीक है, ये 10,000 का डिप्रिसिएशन है, ये हम ले लो आप? नहीं। तो वो एक्सपेंसेस क्या होता है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं नॉन कैश आइटम। आप इसको शो करते हो कि आपने असेट्स लेके आए हो 2 लाख का, और हर साल यूज कर रहे हो, तो उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, तो वैल्यू आपको हर साल रिकवर करना, लेकिन आप किसी को एक्सपेंसेस पे नहीं करते हो। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश आइटम। तो हम उसको टैक्स सेव करने के लिए क्या करते हैं? चार्ज कर लेते हैं। अगर मैं डिप्रिसिएशन ना लिखूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले डिप्रिसिएशन इसलिए लिखता हूं कि मेरा प्रॉफिट कम आए और मैं टैक्स दे दूं, कम टैक्स भरूं, फिर वापस डिप्रिसिएशन ऐड कर दूं, ताकि मेरा एक्चुअल में जो कैश मुझे आने वाला है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस है नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डिप्रिसिएशन, टैक्स माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, तो आ जाएगा नेट एनुअल कैश इनफ्लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। ये चाहिए। अब क्वेश्चन में कौन सा भी स्टेप्स दे सकता है, यहाँ पे दे देगा क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अलग से डिप्रिसिएशन दे देगा, तो आपको उसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर देना। नहीं तो ऐसा लिखेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। तो आपको आफ्टर टैक्स डिप्रिसिएशन करना प्लस बिफोर आफ्टर टैक्स करना, लेकिन बिफोर डिप्रिसिएशन करना।
आपको इसमें डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये स्टेप्स आप लिख लोगे, ठीक है, और याद भी रखोगे ये सारे स्टेप्स। जब आप सम सॉल्व करोगे तो सारी चीजें हाँ दिमाग में आनी चाहिए। देन आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या है कि ये आपने सपोज जो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है तो कितना रिटर्न मिल रहा है। सिंपल तरीका जैसे हम बोलते हैं कि हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख हर महीने कमा रहे हैं, तो कितना हम कमा रहे हैं परसेंटेज में। तो बेसिकली ये जो पे बैक पीरियड है ये ड्यूरेशन में आता है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में आपको पैसा रिकवर हो रहा है। और ये जो आ रहा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है, किसमें आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है। किसमें आ रहा है, परसेंटेज में, कितना टका रिटर्न मिल रहा है। जैसे आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्या हो रहा है यहाँ पे 2 लाख आपको मिल रहा है एवरी ईयर, तो कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हर साल 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। यस बोलो, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, 20%। हर साल आपको 20%, इसमें आपको परसेंटेज में आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिफाइन एज द एनुअलाइज नेट इनकम ऑन, और ये हमेशा क्या रहेगा, एनुअलाइज, एनुअल एवरेज एनुअलाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वर्डिंग आप ध्यान में रखो, ठीक है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से निकलता है ये, फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आपने इनिशियली जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बोलता है कि एनुअल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो रहने वाला है, लेकिन जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये तरीका लेना है, 1/2 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू प्लस सॉल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल। ऐसा क्यों, क्योंकि बिजनेस जब एक बार स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कैपिटल लगता ही है। जैसे आपने अगर बाइक ले लिया है, ठीक है, तो बाइक ले लिया तो 3 सर्विस तो फ्री होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो हो जाता है, तो 1 साल 2 साल के बाद खर्चा लगता है कि नहीं लगता है। यस, उसके कुछ खर्चा लगता है 1 साल या 2 साल के बाद। यस, उसका या हाँ बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, आप अगर उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो 1 साल 2 साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस लगे ही रहते हैं, ठीक है। और आप उसको एक्सपेंसेस जैसे क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, बाइक को स्कूटी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल तो लगने वाले हैं, तो वर्किंग कैपिटल कुछ ना कुछ उसमें क्या है, पैसे जो लग रहे हैं डेली बेसिस पे, वो वर्किंग कैपिटल। जैसे फैक्ट्री हो गया, मशीनरी हो गया, उसको रन करने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल लगता है, वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब असेट्स क्या होती है, आफ्टर यूज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है। और नई बाइक ले रहे हो, उसमें बहुत सारा है, नई स्कूटी ले रहे हो, हाँ, तो उसमें अलग अलग से क्या सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ ना कुछ उसमें आप ऐड ऑन करवाते हो, ठीक है। तो अगर ऐड ऑन करवाते हो तो उसका खर्चा लगता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीन भी लेके आते हो, जैसे घर पे फैन लेके आए, खुद लगाने नहीं आ रहा है, ओके, फैन खुद इंस्टॉल करने नहीं आ रहा, किसी मैकेनिक को बुलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को फ्री में करके जाएगा,
फैन लेके आए 2500 में, खुद लगाने नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट करने नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, तो वो चार्जेस लेगा कि नहीं लेगा? यस, अगर वो चार्जेस लेगा तो उसका चार्जेस हम क्या करेंगे? ऐड ऑन कर देंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो उसी को हम बोलते हैं 1/2 एक हो जाएगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, फिर इसको प्लस करेंगे सॉल्वेज वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला याद रखो। और एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या है फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में ऐड किया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके लिए आप क्या करोगे? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, और ये लेंदी है कौन सा? ये 2 चीजें, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, या तो फिर इसके पहले आपको इसमें कुछ क्वेरी है, नहीं समझ में आया ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस किया? क्योंकि इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंदी है, फॉर्मेट है, इन सबको हमें समझना है। और आगे जो है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, एनपीवी। ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस है, इसको समझना है। फिर ये है चीजें, फिर आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, फिर पीआई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। मिस नहीं करोगे, नहीं तो एक एक टेक्निक एक एक लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट बेस, और आप जो सीख रहे हो उसको भी एक्यूमुलेट करके रखना है। ओके, बीकॉम एमकॉम से लेकर के सीए लेवल तक कैपिटल बजटिंग है। यस यस, ऑफ कोर्स आई विल सेंड इट। अटेंडेंस ले लेते हैं हम लोग। कुछ पूछना है आपको इसमें? कोई पॉइंट्स, कोई टर्म नहीं समझ में आया है? यस, मुझे कुछ पूछना नहीं है, सब समझ में आया सबको? आज कम ही ज्वाइन हुए, मतलब तो 20 लोग ही है। 104 है सब टोटल, और आ रहे हैं 20। रोल नंबर 1 सुभिद्रा, 4 6 सिद्धि, 9 7 9 के बाद सॉरी 17 दीपिका, ओके 44 प्रीता, 45 रिया, 48 अभिषेक, 49 सेजल, 51 सनी, 52 वॉटसन, 57 सोनम, नेक्स्ट डिवीजन 3 अनुराग, 4 संतोष, 11 श्वेता, 13 राजश्री, 15 अनुग्रह, 23 स्वराज, 31 31 शुभम, ओके नेक्स्ट इज 32 सुयोग, 34 महेश, 36 पूजा, 40 और कोई है? ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।